तो क्लास 12th स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 1 अगस्त। अगस्त का महीना भी आ गया और देश हमारे पेंडेमिक में फंस चुका है। घर पर रह कर के ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मेहनत बराबर करना पड़ेगा। 1 अगस्त 2020 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 10 पर आ गए हैं। यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 10 पर आ चुके हैं। अब जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों को मैं बार बार समझाना कि ये चैप्टर एज ए फिजिक्स टीचर, अब ऐसे टीचर नहीं जो बस ऐसे ही नाम के टीचर बन गए, मतलब जो थोड़ा मेहनत करते हैं अपने पेपर के साथ एज ए टीचर। ये चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाना हम लोगों के लिए बेहद ही आसान, बेहद ही सुविधाजनक लगता है, पढ़ने में भी पढ़ाने पर भी। बट ये चैप्टर में कंसेप्चुअल टॉपिक ऐसा है जो कि आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे देखे, करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th में भी पढ़े थे, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, तो 10th वाला ही है, बट थोड़ा थोड़ा चेंजेस के साथ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह से आज से जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल का न्यूमेरिकल 12th में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप में से ज्यादातर जो लोग इंटरेस्टेड बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, 10th क्लास में जहां पर भी जैसे भी, या फिर वो सब भी छोड़ो, मेरे ही चैनल के 10th के प्लेलिस्ट में साइंस में आपको रेजिस्टर्स, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज पैरेलल का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वो सब मिल जाएगा। उसका काम पड़ सकता है बच्चों। इसीलिए मैं तो आप लोग में से कुछ बच्चों से बात हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि आप रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल का क्वेश्चन बताएंगे कि नहीं, तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपका भी तो कुछ काम है। आप ऐसे मुंह नहीं फेर सकते 12th में कि 10th का टॉपिक हमको नहीं आता है ना, तो वो तो देखना ही पड़ेगा। बाकी हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से, आपका जो सिलेबस चेंज हुआ उस हिसाब से देखेंगे। तो रेजिस्टेंस, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों को कॉज ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आया। 10th तक बस यही मालूम था कि तार में होता है रेजिस्टेंस, बट 12th में मालूम चला कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, और हर कंडक्टर में से जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, सब मैं पढ़ा चुका हूं लेक्चर 1, लेक्चर 2 में, द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस लिखवाया गया था। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करना शुरू भी कर दे तो भी बताया गया था कि उसका जो ड्रिफ्ट नहीं, उसके थर्मल वेलोसिटी का एवरेज 0 होता है, याद होगा, बताया गया था। फिर उसको समझाया गया था कि उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे तो उसमें एक खास तरह का ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आएगा। उस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम तक जाने के बावजूद वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट होता है, पहले पढ़ा चुका, एक बार देख लो। फिर अपने अगले वाले उस पूरे क्लस्टर ऑफ एटम्स और आयन से वो टकराते रहता है, जिसके वजह से रेजिस्टेंस, वो जो कंडक्टर है वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा बट रुकावट के साथ, इसी को कॉज ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में इस चैप्टर के लेक्चर 1, 2 और 3 में पढ़ाया गया है। नहीं देखा हो जी, तो उसको देख लो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो कंडक्टर है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी, उसमें रेजिस्टेंस लगाता है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट होती है, दैट इज रेजिस्टेंस। बहुत डिटेल्स में 10th में पढ़ा, 12th में पढ़ा। अब याद करो, थर्मल वेलोसिटी का एवरेज 0 होता था, है ना। एक खास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब मिलता था? जब उस कंडक्टर का एंड्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते थे, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करके जब उसको कनेक्ट कर देते थे कंडक्टर का एंड, तभी उसके पास एक खास तरह का ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता था, जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मदद से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक छोर से दूसरे छोर पर चले जाता था। ये हमने पढ़ा है। तो वो लोग ये तो पढ़ा ही है, तो फिर दोबारा 5 मिनट का वीडियो क्यों बर्बाद कर दिया? अरे देखो, देखना ये है कि जिसके साथ तुमने कनेक्ट किया था वो क्या था। 9, 10th के हिसाब से सिंपल भाषा में बोले तो वो बैटरी था, है ना। 9, 10th के हिसाब से ही अगर बात करें तो बैटरी में क्या ऐसा है जो कि प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड एनर्जी। तो ये हमने 9, 10th, 8th, 11th, 12th में आप लोग शायद केमिकल काइनेटिक्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, उसमें भी आपको मालूम है। ऐसे 9, 10th के क्लास के कॉन्सेप्ट से भी मालूम है। बैटरी के पास जादू थोड़ी है, चाहे सेल के पास, कि वो एक जादू दे दिया जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी के साथ साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आ गया। वो बैटरी वर्क डन करता है चार्ज पर, जिसको कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर में भी पढ़ा है और इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा है, तो मैं फिर से पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं बताऊंगा, बट आप लोग थोड़ा समझें रेजिस्टेंस को। अभी तक का हमारा रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा था? कंडक्टर। बट उस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ कंडक्टर को ही पार नहीं करना था, जो तुमने सेल या फिर बैटरी लगाया है, उस सेल बैटरी के अंदर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है। उस फ्री इलेक्ट्रॉन को सिर्फ कंडक्टर के एटम्स और आयन से टकराने से जो रेजिस्टेंस है वो तो ठीक है, साथ साथ जो हमारा बैटरी या फिर सेल के अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल रिएक्शन के समय पर वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कहते हैं, उसी को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कहते हैं। फिजिक्स में जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, जब तक सिलेबस में नहीं तो हम लोग सोचते ही नहीं है। आज तक दिमाग में जानते थे रेजिस्टेंस तार का लेते हैं, क्वेश्चन बना लिए, 10th का बना लिए, 12th का बना लिए, बट आज दिमाग में जा रहा होगा कि उस तार को जिस सेल के साथ कनेक्ट करके रखते हो, उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन होता है, जिसके वजह से केमिकल एनर्जी मिलता है, उस केमिकल एनर्जी से ही वर्क डन होता है, उस वर्क डन के वजह से ही इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर के एक छोर से दूसरे छोर पर जाता है। सब ठीक है, लेकिन आज हम लोग को दिमाग में ये बात स्ट्राइक किया होगा कि उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को तो हम लोग इमेजिन करते हैं, बट वो जो सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर भरा हुआ है वो भी रेजिस्टेंस, वो भी रुकावट डालेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं सेल का। तो डेफिनेशन लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। ये आज तक कंसीडर ही नहीं किए, सबको मालूम है कि ये होता है, सबको मालूम है कि ये होता है, लेकिन सिलेबस में नहीं था तो कंसीडर नहीं किए। आज के बाद करना पड़ेगा। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अभी तक आप तार का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जानते थे, आज से आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल पढ़ना पड़ेगा। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये जो स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब सेल नया नया खरीद करके लाते हैं, फॉर अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो। ये रेजिस्टेंस काफी कम ऑफर करता है ताकि आराम से करंट जो है वो उस सेल में ज्यादा रुकावट नहीं है। बट जैसे जैसे आप लोग के घर में जो इन्वर्टर वगैरह लगा हुआ है, या फिर कोई भी सेल बैटरी जहां पर इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन होता है, तो उसमें आप देखते हैं जैसे जैसे उसका लगातार यूसेज बढ़ते रहता है, वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बढ़ते रहता है, जिसके वजह से करंट का फ्लो में रुकावट आने लगता है। फिर आपको बैटरी सेल चेंज करना पड़ता है। इन्वर्टर वगैरह घर पर है तो मालूम होगा, या फिर स्कूटी का जो बैटरी वगैरह है, जहां पर भी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन होता है, उस बैटरी सेल का शुरुआत का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट के फ्लो में दिक्कत नहीं है। बट लगातार यूज करने के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोलाइट जो प्रोवाइड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से करंट के मूवमेंट में रुकावट पैदा होती है। इसी वजह से कुछ रेगुलर यूज के बाद कैसा भी सेल हो, कैसा भी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन प्रोवाइड करने वाला सेल हो, कैसा भी केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सेल हो, उसको हम लोगों को चेंज या फिर रिपेयर करवाना पड़ता है। उससे हम लोगों को मतलब नहीं है फिलहाल। फॉर अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज वेरी लो, बट एज द सेल इज पुट टू मोर एंड मोर यूज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर समझ गए तो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे आज का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 3 टॉपिक पढ़ना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, पहले दूसरा पढ़ ले फिर तीसरा जानेंगे। दिस इज ईएमएफ। यही 1-2 न्यूमेरिकल में पीछे भी आया था, तो वहां पर मैंने बोला था कि अभी के लिए वी ही लिख दो, बाद में बताऊंगा कि ईएमएफ और वी में क्या अंतर होता है। तो बुक्स में क्या लिखा हुआ वो जाने दो, बोर्ड में क्या लिखा हुआ है उसको जाने दो। ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, सिंपल बातचीत करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए हो? V किसको कहते हैं? W/Q, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्जेस। कौन देता है? तो सेल, बैटरी देता है। 10th में पढ़ा पहली बार, 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा।
अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आज तक ज्यादातर आप लोगों से कुछ लोग उतना पढ़ते नहीं, बाकी लोगों को मालूम था ये वर्क डन कौन करता है, बैटरी या फिर सेल, यही मालूम था हम लोगों को। तो उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे, V से डिनोट करते थे, V बराबर W/Q पड़ा है ना, यहां तक हम लोगों को मालूम था। अब देखो क्या है, आज तक जो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर किया है उसमें तुमने ये नहीं कंसीडर किया है कि वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो भी होता है। ये तो तुमको आज मालूम चला, आज के पहले तक तो तुमको ये मालूम ही नहीं था कि वो जो सेल है उसके पास भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना, आज तक नहीं मालूम था, नहीं मालूम था, नहीं मालूम था, मतलब तुम कंसीडर करते थे कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट, जैसे तुमको मालूम ही नहीं था तो तुम्हारे दिमाग में यही बात अभी तक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से है कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को मालूम ही नहीं था तो उसको जीरो ले लेते थे, है ना। तो वैसे पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते थे। आज तक जितना भी न्यूमेरिकल बनाया 10th में चाहे 12th में, जहां पर भी तुमने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तुमको मालूम ही नहीं था, तुमने कंसीडर ही नहीं किया, वो सब का सब V था ही नहीं, वो सब का सब पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं, वो सब का सब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, वो सब का सब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही था। जो आज तक जानते हो V के बारे में, जो आज तक जानते थे V के बारे में, वो सब V नहीं, वो सब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था। आज तक जो भी जानते थे V के बारे में वो V नहीं था, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। तो बोलोगे फिर V किसको कहेंगे? तो जैसे ही तुम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करोगे, जैसे ही तुम मानोगे अच्छा यहां पर इलेक्ट्रोलाइट है, इसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये भी रुकावट प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, तब वो जो तुम पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कहते थे वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया? नहीं आया तो फिर से सुनो। आज तक जो भी V जानते थे, जो भी आप V जानते थे, वो V नहीं था, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था किसका? सेल का। तो V क्या होगा? तो V तुम तभी आज के पहले तक तो V इस्तेमाल कर लिए, आज के बाद तुम V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्ड तुम तभी यूज करोगे, अरे भैया तभी यूज करोगे जब तक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट ना लगे, इलेक्ट्रोलाइट वाला इंटरनल रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट अगर ना लगे, तब तक तुम V मान लो चाहे E मान लो वो सेम है। बट जैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आने लगेगा तो समझ लेना कि अब V आया, V के पहले सब E था। जहां इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं सोच रहे हो सेल का, वहां पर V ले लो, E ले लो, काम बन जाएगा। जहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस आने लगेगा सेल का, वहां पर तुमको सोचना पड़ेगा कि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अब E नहीं रहा, घट करके वो V हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो लिखो, फिर आगे देखते हैं। लिखो, देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल। तो आज तक भी तो यही था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट है। ये देखो ओपन सर्किट है, मतलब तुमने ये मान के चला है कि कोई करंट सेल से नहीं ड्रॉ हो रहा है। सबको मालूम है कि वो एनर्जी सेल ही प्रोवाइड कर रहा है, बट सेल से करंट होते हुए जा रहा है, ये तुमने कभी सोचा ही नहीं। बट उसी को जब तुमने नहीं सोचा, अच्छा ही किया, वही जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है सेल का। अच्छे से देख लोगे कि ये जो वर्ड है ये मिसनोमर है। ये कुछ बॉयज लोग मिस के आगे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लगा दे रहे, मिस ये है, मिस वो है, वो नहीं, मिसनोमर का मतलब है कि ये जो वर्ड है वो थोड़ा मिसलीडिंग है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये फोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ने पढ़ा था, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो ये अभी भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, लेकिन हमने मान करके चला है कि सेल में से किसी तरह का करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, सेल है ही नहीं, सेल गेम में है ही नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस गेम में है ही नहीं, तो जो V है वही E है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये फोर्स नहीं है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है।
ये V है, W/Q वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओपन सर्किट में जब हम लोग मान करके चलते हैं कि सेल में से करंट नहीं जा रहा है तो जो V है वही E है। बट ये जो वर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब मिसलीडिंग है। इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बस ओपन सर्किट सेल में से अगर करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है तो वहां वाले V को ही, वहां वाले V को ही, वहां वाले V को ही हम लोग E कहते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। The word EMF is misnomer. It does not represent force on the carriers of electricity. It represents the work done per unit charge to drive the carriers of electricity. और जो था वही V है, वही E है, वही W/Q है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट वोल्ट है और यूनिट इसका जूल पर कूलम। ठीक है, तो अभी दिमाग में चल रहा होगा कि आज तक जो हमने पढ़ा था वो V नहीं, वो E था। तो आखिर V क्या है? तो V आज के बाद वाले क्लास में आप सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस बोलने पर काम नहीं चलेगा। आज के बाद अगर आपको लगे सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके इलेक्ट्रोलाइट इस क्वेश्चन में चाहे उस कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, वहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और आज तक जो जानते थे V और आज जो जाना E, आज तक मालूम था तार का रेजिस्टेंस कैपिटल R, आज जाना कि इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। इसके बीच में क्या कनेक्शन है वो मैं बताता हूँ। थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ाना वो भी ऑनलाइन में बहुत मुश्किल है। थ्योरेटिकल टॉपिक ऑनलाइन में समझाना बहुत मुश्किल है, बट आप लोग ट्राई करें। अब अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर समझ गए V ऑफ अ सेल, तो उसके बारे में थोड़ा लिखते हैं और फिर से मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। पहले लिख लेंगे। तो क्लियर कट बात था कि अगर सर्किट अगर ओपन हो, आप मान करके चल रहे हैं कि सेल में से किसी तरह का करंट पास हो ही नहीं रहा हो, मतलब जो 10th का क्वेश्चन था आज तक या फिर 12th में भी जो क्वेश्चन पढ़े, ऐसे क्वेश्चंस में तो V लिख दो चाहे E, कोई खराबी नहीं होगा। बट जैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन्ड हो, मतलब आप समझ रहे हैं कि उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, उस सेल का इलेक्ट्रोलाइट एक इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके वजह से VE के बराबर नहीं रहेगा। आप लोग बताइए VE से बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा? बिल्कुल अगर नहीं कंसीडर किए हो तो VE के बराबर, लेकिन जैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हो तो वो जो V है वो E के कंपैरिजन में क्या होगा? और कम हो जाएगा। और यही कंसेप्ट है। आज तक इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम ही नहीं था, तो जो V है वही E है। बट आज के बाद केमिस्ट्री में हो चाहे फिजिक्स में, जहां पर भी आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लग रहा हो, वहां पर V और E बराबर नहीं होगा। E मैक्सिमम वाला होगा, बट धीरे 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 E तो है, बट उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट वाला फैक्टर और कम कर देगा। जो बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, V। लिखो, पहले लिखते लिखते समझ में आएगा। Potential difference between the two poles of a cell in a closed circuit is called potential difference, and potential difference between the two poles of a cell in an open circuit is called EMF. EMF electromotive force, force misnomer, actually में V ही E है। जब R नहीं है तो V ही E है, और अगर R है, स्मॉल r है, सर्किट क्लोज है, सेल से भी आप मान रहे हैं करंट पास हो रहा है, तो VE से कम है। कम हुआ जो पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। इट इज डिनोटेड बाय V। तो आज तक मालूम ही नहीं था तो V लिखते थे, E लिख देते थे, बात बराबर पड़ेगा। बट आज के बाद थोड़ा सोच करके करेंगे। यूनिट, कॉन्सेप्ट, डायमेंशन, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, मीनिंग सेम होगा EMF ऑफ द सेल के। आज तक मालूम ही नहीं था तो EMF और V बराबर था। अभी इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना एकदम ध्यान से। अगर R है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, आज तक तो जानते नहीं थे मतलब जीरो लेते थे। जब जीरो लेते थे तो V और E सेम था, बट जैसे ही लोगे तो ये I, ये करंट है, ये उस इंटरनल रेजिस्टेंस से जाएगा और पोटेंशियल का ड्रॉप करवा देगा। ड्रॉप किया हुआ पहले तो E था, बट अब V और E बराबर नहीं होगा। अब जो है V वो E माइनस आई आर हो जाएगा।
ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर थोड़े पहले देखे थे, इस वाज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, तो याद रखना। और ये आज तक नहीं जाने तो आर अगर 0 हो तो बी और ई बराबर हो, बट आज के बाद के क्वेश्चन जो आपको पढ़ेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उसमें आर का वैल्यू कुछ अगर रहा तो वी और ई बराबर नहीं होगा, वी बराबर ई माइनस आई आर होगा। इसको पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप या फिर वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं। कई बार यही निकालने के लिए दे देता है। इसको हम लोग, ये जो आई आर है, आई स्मॉल आर, वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द सिर्फ सेल पर वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। तो थोड़ा सा एनालाइज करना कि आज के बाद क्लोज्ड सर्किट जब होगा, क्लोज्ड सर्किट का मतलब आज के बाद ये रेजिस्टेंस आर, ये तार का रेजिस्टेंस है, और ये स्मॉल आर, ये एक सेल है, ऐसे जब भी लिखा हुआ रहेगा सेल के आसपास ऐसे आर का साइन स्मॉल आर से, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। और आज के बाद जब भी ये वर्ड मेंशन रहेगा तब आप क्वेश्चन को सीधा जैसे 10th में 12th में बनाते थे वैसा नहीं बना पाएंगे। थोड़ा समझदारी से, थोड़ा आकलन करके, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा करके बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे उसको मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस वगैरह जब आएगा तब देखेंगे। सबसे पहला काम करना है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर, आज तक रेजिस्टेंस लेते थे तार का, आज के बाद तार के रेजिस्टेंस के साथ सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको जोड़ देना है। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस होगा वो स्मॉल आर प्लस आर, ये दोनों का रेजिस्टेंस तुमको सबसे पहले जोड़ देना है। अब फ्रॉम ओम्स लॉ अगर लगाते हैं, अब अगर ओम्स लॉ लगाते हो तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर बोलो, आई बराबर वी बाई आर, तो v है E, R है R प्लस R, I बराबर हो गया E बाई R प्लस R, ठीक है। और हम लोग ने पता चलाया है कि v बराबर कितना है, v बराबर जो है बॉस वो है E माइनस आई आर। v अगर पूछेगा तो v बराबर हो जाएगा E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। अब ओम्स लॉ से सिर्फ v, तो v बराबर I इंटू कैपिटल R होगा, क्योंकि v कब लेते हो, v कब, अभी तक क्या बताया गया था आपको, v कब लेते हो, v कब लेते हो जब इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। v बराबर I इंटू आर, कैपिटल R, v बराबर आई आर, तार पर पोटेंशियल डिफरेंस, v बराबर आई आर, ये हम लोगों को मालूम है। तो v बराबर, लेकिन अब I के जगह पर क्या घुस जाएगा, E बाई आर प्लस आर, देख रहे हो, ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, इंटू कैपिटल R, तो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो r प्लस आर बराबर ई आर बाई वी हो गया। इससे स्मॉल r बराबर, इसमें कैपिटल R कॉमन निकालेंगे तो ई बाई वी माइनस 1 इंटू स्मॉल r आ जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कैलकुलेट करने का, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, या फिर वाइस वर्सा इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ रहे, V निकालना हो, क्या निकालना हो तो बाद में देखेंगे। बट जो लोग मेरे पास पहले से पढ़ रहे हैं उन लोगों को जैसे मैंने बताया है, फॉर्मूला याद करने पर ध्यान कम लगाओ और कॉन्सेप्ट लगाओ। ऐसा आज के बाद कोई भी सर्किट होगा उसमें पहले टोटल रेजिस्टेंस ऐड कर देना, है ना, I बराबर E बाई आर प्लस आर कर देना, V बराबर आई आर कर देना, V बराबर E माइनस आई आर करके देख लेना, I बराबर E बाई आर प्लस आर कर देना, स्मॉल r बराबर E बाई वी माइनस 1 इंटू आर कर लेना। न्यूमेरिकल किस तरह से बनेगा नहीं बनेगा वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, बट पहले आप लोग अपना क्वेश्चन वगैरह का आकलन करके रख लो। या एक क्वेश्चन ऐसे ही समझाने के लिए, एक क्वेश्चन ऐसे समझाने के लिए बताता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसे समझाने के लिए इसको ठीक से लिख लो। इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए भी आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल है, आज के पहले तक भी रेजिस्टेंस वगैरह मुश्किल ही था, बट अब जब रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाते लगाते सेल के इलेक्ट्रोलाइट का भी रेजिस्टेंस लेना है तो वो टॉपिक थोड़ा सा शुरुआत में और टफ हो जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, अब बैटरी लिखो, अब बैटरी ऑफ ईएमएफ वर्ड लिखा हुआ, ईएमएफ है 12 वोल्ट, मतलब ये ई है,
और बैटरी का क्वेश्चन है तो V और E बराबर नहीं होगा। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वर्ड वगैरह दिखने लगे तो समझ ही रहे हो कि क्या है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, ये बाहर वाला रजिस्टर है, ठीक है, अननोन रजिस्टर है। तो इसका इफ द करंट थ्रू द सर्किट, तो करंट पास कर जा रहा है, if the current through the circuit is 0.3 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the बाहर वाला जो रजिस्टर है अननोन वाला, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। पहले तो ये बताओ, ये अगर बता सकते हो तो व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज, अब ये भी निकालो, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब ओपन सर्किट नहीं क्लोज सर्किट हो जाएगा, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ? ईएमएफ, ई दिया हुआ है। सोल्यूशन का बात करें तो ई इज गिवन, सोल्यूशन का बात करें तो ई इज 12 वोल्ट, स्मॉल आर 5 ओम, अननोन रजिस्टर आर ही है, यही निकालना है। करंट दिया हुआ 0.3 एम्पियर। अभी आपको बताया गया था इसमें आई बराबर हो जाता है ई बाई आर प्लस आर। आई है 0.3, ई है 12, आर है आर, स्मॉल आर है 5, तो 0.3 आर प्लस 1.5 बराबर 12, 0.3 आर बराबर 10.5, कट जाएगा 35 12 से, कैपिटल आर कम्स आउट टू बी 35 ओम। और क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? ये आपको बताएगा V बराबर E माइनस आई आर। V बराबर E के जगह पर 12, I के जगह पर 0.3 और स्मॉल r के जगह पर 5। दिस इज 12 माइनस 1.5, so this V comes out to be 10.5 वोल्ट। ठीक है, और ये जानना है कि सही है कि गलत। तो ये अभी आपको क्या बताया? V बराबर ओम्स लॉ से I इंटू कैपिटल आर, यही आज तक जानते थे। आज तक V बराबर I इंटू कैपिटल आर, सेल रूल का रेजिस्टेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उससे भी अगर करके देखते हैं I इंटू कैपिटल आर, तो I इज 0.3 और कैपिटल आर इज 35, तो दिस अगेन कम्स आउट टू 10.5 वोल्ट। तो यहाँ से आप लोग समझे जो आप लोग 10th क्लास तक करते थे V बराबर आई आर, और अब जो है V बराबर E माइनस आई आर, कोई डिफरेंस नहीं है। बट समझना है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के बारे में बात हो जाए तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से आप लोगों को अप्रोच करना है। ठीक है, तो यही तक रहेगा आज का वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखो। गार्जियन को, पेरेंट्स को फी के लिए एक बार रिकॉल कर दो। घर पर रहो, सेफ रहो। सिलेबस सिर्फ स्कूल लेवल पर नहीं, मेंस एडवांस नीट लेवल पर भी घर पर बैठ कर कवर करो। और दोस्त जो बहुत मुसीबत में उन लोगों को भी वीडियो शेयर कर दो और पढ़ते रहो। कैलकुलस वहाँ से चल रहा है। और मेरा एक पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग 10th क्लास के प्लेलिस्ट से या फिर अपना अपना बुक से रजिस्टर्स एंड सीरीज एंड पैरेलल थोड़ा थोड़ा देख लें। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, बट थोड़ा थोड़ा देख करके रख लो। आज का वीडियो यहीं तक रहता है। थैंक यू।